हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेजर पेपर 14 पॉलिटिकल साइंस, इस पेपर में आपके जो सवाल पूछे जाएंगे 15 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए, ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा, ये पूरा करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जरूर, और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार अपडेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे संविधान है इसका प्रियम्बल है, इसके बारे में व्याख्या करना है और इसके आदर्श और इसका जो महत्व है इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें हमारे संविधान के जो मूल्य उद्देश्य है और जो हमारे आदर्श है, ठीक है, इन सब चीज़ का संक्षिप्त जो वर्णन है या परिचय है, ये हमारे प्रस्तावना ये बताने का कार्य करता है। इसे हम संविधान की आत्मा और जो हमारे संविधान का परिचय पत्र ये भी कहा जाता है। इसे प्रस्तावना की शुरुआत में हम लोग जो मतलब वर्ड्स जो देखते लिखे हुए कि हम भारत के लोग शब्द जो होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये भारतीय संविधान जो हमारा है इसकी सर्वोच्च शक्ति का जो स्रोत है वो हमारे भारत की जनता से। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या करती घोषित करने का कार्य करती है। प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श है ये निर्धारित किए गए हैं। न्याय का अर्थ केवल यहाँ सामाजिक रूप से आर्थिक और राजनीतिक न्याय से है। स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आती है। समानता का उद्देश्य जो है यहाँ पर सभी नागरिकों को क्या करना है, प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ समानता प्रदान करता है। बंधुता जो है वो नागरिकों में भाईचारे की भावना विकसित करता है और ये व्यक्ति की गरिमा तथा साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने का कार्य करता है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द इसमें जोड़े गए। इससे संविधान के सामाजिक न्याय, धार्मिक समानता और जो राष्ट्रीय एकता, इन सभी के संबंधी जो उद्देश्य है इसको और स्पष्टता मिली। प्रस्तावना का अगर हम देखें संवैधानिक महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। केशवानंदन जो भारतीय बनाम केरल राज्य जो केस था 1973 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का हमारा हिस्सा है। यह संविधान की व्याख्या करते हुए उसके जो मूल्य उद्देश्य है और उसकी जो भावना है इसको समझने में हमारा सहायता करता है। इस प्रकार ये जो प्रेम्बल है यानी प्रस्तावना जो है ये हमारे संविधान के भारतीय संविधान के मूल दर्शन, उद्देश्य और ये आदर्शों का दर्पण है। यह भारत में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की दिशा को निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था जो आपसे बच्चों के लिए पेपर में पूछा जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, इस सवाल को स्टार मार्क के लीजिए, पूछा जाएगा, इसका विस्तार से आपको वर्णन करने बोला गया आपको। तो भारतीय संविधान ये हमारे विश्व के सबसे जो बड़ा लिखित संविधान है, ये हमारे भारत का है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान जो हमारा ये देश की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का क्या है, आधार है। इसकी ऐसी विशेषता, बहुत सारी ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य जो संविधान है उससे अलग बनाता है। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है इसका लिखित और विस्तृत संविधान, मतलब इसमें जो भी चीज़ लिखी गई है वो बहुत विस्तृत लेवल पर लिखी गई है ताकि किसी को क्लैरिटी, पूरा कन्फर्म क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर इसमें शासन व्यवस्था हो, केंद्र राज्यों के संबंध हो, नागरिक अधिकार हो, प्रशासन के जो विभिन्न पक्ष है, इन सभी चीज़ों का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया। यह संगठनात्मक व्यवस्था स्थापित करता है जिससे क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो हो पाता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपको मालूम है कि केंद्र को यहाँ पर अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, इसलिए भारतीय संघवाद को अक्सर जो है वो मौजूद है, जो वो केंद्र वाला संघवाद भी कहा जाता है। संविधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, चुनाव के माध्यम से चुनती है और राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष बनता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, साथ ही साथ नागरिकों, जो नागरिक हमारे, उनके मौलिक कर्तव्यों का यहाँ पर उल्लेख भी मिलता है। अगर देखा जाए तो राज्य के जो नीति निर्देश तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में जो संसदीय जो शासन प्रणाली हमारे पास है ये अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक जो हमारे पास कार्यपालिका का हेड होता है या प्रमुख होता है। संविधान जो हमारे पास है ये स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो संविधान की रक्षा, साथ ही साथ नागरिकों के जो अधिकार इनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसके कहा जाए तो संविधान जो हमारा पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, यूनिवर्सल डिफेंस जिसे कहते हैं,
एकल नागरिकता और संविधान की जो सर्वोच्चता, जैसे बहुत सारी ऐसे विशेषताओं को क्या रखता है, महत्व देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ यहाँ पॉइंट छूट गया, इसे लिख लीजिएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान जो है लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और हमारी भारतीय जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली एक व्यापक शासन व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो हमारे प्रदत्त मौलिक अधिकार है इनका आपको वर्णन करना है। फिर लोकतंत्र में इनका जो महत्व है इसके बारे में व्याख्या करने बोला गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं आप लोग के साथ। तो भारतीय संविधान अगर कहा जाए, इसके भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया। ये अधिकार जो है व्यक्ति के स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जो जीवन है व्यतीत करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करना है। और वर्तमान में जो भारतीय संविधान में बेसिकली जो 6 मौलिक अधिकार है प्रमुख रूप से माने गए हमारे पास। सबसे पहला अगर बात करें, समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें रखा गया है। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध है, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का उल्लंघन शामिल है। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। इसमें अभिव्यक्ति होगी, शांतिपूर्ण सभा होगी, आवागमन हो गया आदि संबंधित जो स्वतंत्रताएं मिली आपको जीवन जीने के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें में शामिल होती है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जैसे मानव तस्करी हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया, बाल श्रम जैसे शोषण को रोकने का ये प्रयास करता है हमारे पास। चौथा हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि नागरिकों को अपने धर्म को मानने, आपको पालन करना है और उसके बारे में प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। पांचवा हमारे पास जो सांस्कृतिक और जो शैक्षिक अधिकार है, इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा हो गया, लिपि हो गया, संस्कृति की रक्षा करना ये कार्य करता है। छठा हमारे पास है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो है वो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय जाने का क्या अधिकार देता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सभी के सभी मौलिक अधिकार लोकतंत्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये नागरिकों को सरकार के प्रति या सरकार के संभावित जो मनमाने व्यवहार सुरक्षा प्रदान करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का जो आत्मा है, यह हृदय और आत्मा भी कहा है। अतः हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार ये भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये सभी नागरिकों को और राज्यों के बीच में संतुलित जो संतुलन है वो स्थापित करते हुए लोकतांत्रिक और साथ ही साथ न्यायपूर्ण जो समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल। अब देखिए इसी प्रकार हमारे पास मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसकी प्रकृति और इसके महत्व के बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनका उद्देश्य नागरिकों को याद दिलाना है कि भैया हमारे भी कुछ अधिकार, जो हमारे अधिकार हम जिस प्रकार हमें मिले उसी प्रकार हमारे देश के प्रति हमारा कुछ दायित्व है। इन्हें संविधान के भाग 4A में रखा गया और अनुच्छेद 51 में इनका जिक्र शामिल है। मौलिक कर्तव्यों को बेसिकली 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था हमारे पास है, और ये 1976 में हुआ था। प्रारंभ में इसकी संख्या लगभग 10 थी, जबकि 86वां जब संविधान संशोधन हुआ 2002 के बाद एक और कर्तव्य जोड़ा गया, तो टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की यहाँ पर रक्षा करना, साथ ही साथ देश की रक्षा के लिए अगर आवश्यक अगर जरूरत पड़े तो हमें राष्ट्रीय सेवा करने के लिए शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त नागरिकों से सभी लोगों में भाईचारा बनाए रखने की, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की अपेक्षा की गई है। माता पिता या अभिभावक से 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा के जो अवसर है वो उपलब्ध कराना भी एक मौलिक कर्तव्य है आपका। मौलिक कर्तव्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि नागरिकों में राष्ट्रीय भावना जगे, अनुशासन आए, जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करना है। ये नागरिकों ये समझाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ केवल आपके अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं की, बल्कि आपका कर्तव्य कि राष्ट्र और समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसका आप निर्वहन करें। हालांकि देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो सामान्यतः न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए सकते हैं, फिर भी वो कानून बनाने और संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका या मार्गदर्शन देने कार्य करते हैं। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य जो है वो अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच में एक बैलेंस बनाने कार्य करते हैं। साथ ही साथ लोकतांत्रिक तथा जिम्मेदार जो नागरिक है ये समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ सवाल, यानी फंडामेंटल आपकी जो ड्यूटीज है। अगला हमारे पास है जो DPSP यानी राज्य के जो नीति निर्देश तत्व हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं और इनका जो महत्व है इसके बारे में आपको पूछा जाएगा यहाँ पर। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व, ठीक है, इनमें भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसे रखा गया है। इनका मुख्य उद्देश्य ये कि भारत में आपको ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय वो प्राप्त हो और कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया सके। इन तत्वों की प्रेरणा जो है मुख्य रूप से बेसिकली आयरलैंड के संविधान से हमारे पास लिया गया है। नीति निर्देश तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। इनके आधार पर राज्य को ऐसी नीतियां बनाने प्रेरित किया जाता है जिससे आर्थिक असमानता जो कम हो, सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका का अवसर मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, समाज में कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। संविधान जो है राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो, पर्यावरण संरक्षण हो, साथ ही साथ ग्राम पंचायत जो है इसको बढ़ावा जैसे कई कार्यों को दिशा देने कार्य करता है। इन तत्वों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं हो सकते, अर्थात कोई व्यक्ति केवल सिर्फ नीति निर्देश तत्व के आधार पर सरकार के विरुद्ध अगर न्यायालय में जाकर उसे लागू करने की मांग नहीं कर सकता। फिर भी संविधान के अनुसार ये देश के शासन में बेसिकली जो मौलिक है और कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य होता है कि वो इन्हें लागू करने का प्रयास करें हमारे पास। तो नीति निर्देश तत्व का महत्व इस बात से कि वो सरकार को केवल राजनीतिक लोकतंत्र सीमित नहीं रख के बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देश तत्व जो है ये समाज में व्यापक जो कल्याण है इस पर जोर देते हैं। अतः नीति निर्देश तत्व जो है भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर साकार करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये सरकार की सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और जो जन कल्याण की दिशा इसके कार्य के लिए मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन करने के। अगला है मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति तत्व दोनों के बीच में जो संबंध है। ठीक है, यानी फंडामेंटल आपके जो राइट्स हैं और जो डीपीएसपी है दोनों के बीच में जो संबंध, इसके बारे में आपको विवेचना करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति तत्व हैं दोनों का इस उद्देश्य यही है कि लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, और जो नीति तत्व है ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखे गए। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि व्यापक रूप से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे जरूरी है, दोनों के दूसरे से रिलेशन भी बैठता है। ठीक है, मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और उसकी गरिमा की रक्षा करते हैं। इनके उल्लंघन पर न्यायालय जो नागरिक है वो वैसे सीधे क्या कर सकता है, न्यायालय जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके भी नीति निर्देश तत्व में सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने, साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो दिशा निर्देश है वो दिया जाता है। इन्हें न्यायालय द्वारा सीधे रूप से लागू नहीं किया सकता, ये दोनों के बीच में अंतर है। शुरुआती दौर में जो मौलिक अधिकार है और जो नीति तत्व दोनों के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। केरल जो शिक्षा विधेयक था मामला 1958 का, और एक केस था गोलकनाथ मामला 1967 का, जैसे मामलों में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। फिर बाद में एक और मैटर होता केशवानंद भारती के मामला 1973 में, न्यायालय ने संविधान की जो मूल संरचना के सिद्धांत को यहाँ पर स्थापित किया। इसके बाद फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देश तत्व है दोनों के बीच में संतुलन और जो सामंजस्य है इसके संविधान की ये मूल भावना का ये हिस्सा होता है। वास्तव में दोनों के लक्ष्य ही क्या, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत करता है, जबकि जो नीति तत्व है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। केवल अधिकारों से पूर्ण लोकतंत्र तो संभव नहीं हो पाता, और केवल सिर्फ नीति तत्व से कहा जाए कि भैया ये आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं कर सकता। इसलिए मौलिक अधिकार हो चाहे नीति तत्व है, ये दोनों के दोनों भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण हमारे पास स्तंभ है। दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके ही स्वतंत्रता, समानता और जो सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, इनकी शक्तियों के बारे में बताना है, राष्ट्रपति शक्ति और इनके कार्यों को विस्तार से आपको वर्णन करने बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो भारत का राष्ट्रपति ये संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, टाइम टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है, और उसका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि जो भी हमारे विधायक लोग होते हैं, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय जो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक रूप से देखा जाए तो प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्रिपरिषद वही लोग करते हैं। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा बहुत सारी शक्तियाँ दी गई, जैसे कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना हो गया, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो भी अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति करना, ये सभी शामिल है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च जो संवैधानिक पद है, इनसे संबंधित जो नियुक्तियाँ हैं उन पर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को बुला और स्थगित भी क्या कर सकता है। लोकतंत्र जो लोकसभा है, माफ करिए, उसको भंग किया जा सकता है। संसद द्वारा जो पारित विधेयक है ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसमें कानून बन सकता है। राष्ट्रपति सदन के दोनों जो सदन है, संसद दोनों सदन, दोनों के बीच जो गतिरोध है उसकी स्थिति से क्या कर सकता है, दोनों के बीच में एक ज्वाइंट सेशन बुला सकता है या संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद के अवकाश के दौरान आवश्यकता पड़ने पर वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति देखिए कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी दी गई, जैसे कोई धन विधेयक है वो राष्ट्रपति को पूर्व अनुशंसा के बिना बेसिकली यहाँ पर लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत कुछ मामलों में दंड को क्षमा भी कर सकता है, स्थगित या फिर कम भी कर सकता है हमारे पास। और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन और जो वित्तीय आपातकाल संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि राष्ट्रपति जो हमारे वो सामान्यतः प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए वो संवैधानिक प्रमुख है, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है ये हमारे भारतीय संविधान की एकता, निरंतरता और जो संवैधानिक व्यवस्था इसका एक प्रतीक है हमारे पास। तो इस वीडियो में हमने आपसे बच्चों को टोटल 7 सवाल करवा दिए, जिससे 15 नंबर और 5 नंबर जो सवाल आएगा वो कवर हो जाएगा। बाकी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी जो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में वो सारा का सारा बन पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट हिसाब से बच्चों एग्जामिनेशन के लिए।